तो नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करता है टीचर मेकर आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास होने वाली है सीडीपी की। सीडीपी के अंतर्गत आज मैंने वैसे प्रश्न को चुना है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, यूं कहें कि सैकड़ों बार रिपीट हुए हैं। ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहेंगे। सीटेट 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा ये क्लास होने वाला है। और इस क्लास से अगर हम कहें तो 5 से 6 प्रश्न डायरेक्टली आपको जो है पूछे जाएंगे, डायरेक्टली। यानी कि अगर आपने इस 20-25 मिनट की वीडियो को देख लिया तो आपके 5-6 मार्क्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो में आए हुए प्रश्न की सहायता से आप और भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि का अधिगम करता है। मतलब कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा अमीर है, और कोई बच्चा जो है पिछड़े क्षेत्र से है, कोई बच्चा ऊंचे क्षेत्र से है। तो ऐसे ऐसे अगर विद्यार्थी आपके पास आएंगे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। रूढ़िबद्ध का क्या अर्थ होता है दोस्तों? रूढ़िबद्ध का अर्थ होता है जैसे लड़कियां ही घर का काम करेंगी, लड़के ही नौकरी कर सकते हैं, लड़कियां ये काम नहीं कर सकते हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें कभी भी आपका जवाब हो सकती है? नहीं। अगर रूढ़िबद्ध ऑप्शन में आ जाता है तो ऐसी चीजें आपका जवाब कभी नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए हम लोग कहते हैं भारत में विविधता में एकता है। क्या कहते हैं? विविधता में एकता है। तो विविधता तो अच्छी बात है, इसको हम क्यों टालें? इस मुद्दे को विविधता संबंधी बात तो हमको करनी चाहिए। तो 4 नंबर में ऑप्शन है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। हाँ, विभिन्न विन्यासों से उदाहरण ले सकते हैं और वहां पर हम विद्यार्थी को बता सकते हैं कि देखो सिद्धू कान्हू था, वो दलित था और वो कितना बड़ा काम किया है ना, कितना बड़ा काम। एग्जाम्पल लेके आप जब उसको बताएंगे तो यहां पर ये अच्छा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि हम सब चीज को समझाते हुए चलेंगे। आपका सीटेट इस बार 100% हम क्वालिफाई जरूर करवाएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारी फैमिली का सदस्य हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन 2 देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? किसी बच्चे की समस्या समाधान की क्षमता को कैसे आप बढ़ाएंगे? किस प्रकार आप बढ़ाएंगे? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, आप इन चीज़ों को समझिए। क्या आप विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। डर की भावना विद्यार्थियों में पैदा कीजिएगा, कल दिन वो स्कूल नहीं आएगा, स्कूल ही छोड़ देगा, तो आप क्या पढ़ाइएगा उनको? लगातार अभ्यास, सिर्फ अभ्यास देने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों। लगातार, ये लगातार वर्ड ऑटोमेटिक अपने आप में नेगेटिव है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया। अटल प्रक्रिया मतलब क्या? कोई समस्या उनके सामने आई, कोई मैथ उसे जोड़ नहीं आता था, 2 जोड़ 2 4 नहीं आता था, आपने बताया एक ही विधि है भाई, 2 और 2 4 करके बना दो, एक ही विधि है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी बता सकते थे, देखो बच्चा 1 1 2 हो सकता है, एक लकीर खींच दो, दूसरा लकीर खींच दो, बाद में इसको गिन लो तो हो गया 2 1 1 2। मतलब समस्या समाधान की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। अटल शब्द ऑटोमेटिक अपने आप में निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ये सब तो नेगेटिव दिख रहा है तो ये तो ऐसे भी कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मित्रों जवाब दीजिएगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्र, यानी कि किसी विद्यार्थी को अधिगम में, सीखने में कठिनाई हो रही है तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिएगा ध्यान से, सावधानी हटी भैया, दुर्घटना घटी। तो सावधानी से क्या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। शैक्षिक योजना बनाना, हाँ शैक्षिक योजना तो हर टीचर बनाएगा, है ना। टीचिंग प्लान तो हर कोई बनाएगा, तो ये तो सही बात है, ये तो नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, मतलब ऐसी जटिल परियोजना का प्रयोग कर दीजिए जो बच्चा समझ में ही नहीं आए। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जटिल शब्द अपने आप में नेगेटिव है। तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए आप इसको मार दीजिए। ये दोनों आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अभी समझने के लिए मैं आपको बता दूं, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, यानी देखने वाला। एक आयत को बताना है, तो आप विद्यार्थी को क्या कीजिए? खेत दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए? खेत। एक वर्ग को दिखाना है, अपना कमरा दिखा दीजिए, रूम दिखा दीजिए। देखो भैया, देखो बच्चे, ये रूम है ना, यही आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया। ठीक है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों, उपागम अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, ये तो होगा ही होगा। तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तो यहां पर होगा जटिल संरचना का प्रयोग आपको नहीं करना है। बच्चे के सामने कभी भी जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या होता है? इसका ऑप्शन इधर आया है, देखिए इधर नेक्स्ट पेज में। अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, या तो फिर अपसारी चिंतन। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए बच्चा जो है वो सृजनशील होता है, वो कुछ ना कुछ अपने आप में सृजन करता है, तो इसकी पहचान का मुख्य लक्षण क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई बच्चा अगर सृजन करने वाला है तो उसका मुख्य लक्षण क्या होगा? क्या वो अधिक सक्रिय होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बच्चा अगर सृजनशील है तो वो अधिक सक्रिय होगा। क्या वो असतर्क रहेगा? बिल्कुल नहीं, असतर्कता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता होगा? कम परिज्ञानता भी नहीं होगा। अपसारी चिंतन होगा। कोई बच्चा अगर कोई बच्चा आपका सृजनात्मकता से परिपूर्ण है, सृजन करने की क्षमता है, नई चीजों को सीखने की क्षमता है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा अपसारी चिंतन करेगा, चीजों को कुछ हट के सोचेगा, कुछ आगे सोचेगा। ये हो जाता है इसका राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा जा रहा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, मतलब बिना कुछ विश्लेषण के अवलोकन कर दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। बिना विश्लेषण के आप क्या कीजिएगा? विश्लेषण तो करना है। नकल ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है? निगेटिव वर्ड है, तो ये तो नहीं हो सकता। याद करना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। हाँ, संकल्पनाएं जो हैं उनके बीच आप संबंध की खोज करेंगे तो संकल्पनाओं की अच्छी समझ आपके अंदर आएगी, बच्चों के अंदर आएगी। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। अगर कोई शिक्षिका किसी कार्यकलाप में छात्र अगर कोई त्रुटि कर रहा है, छात्र अगर गलती कर रहा है, तो उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए विश्लेषण? देखिए, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या बच्चे को आप बांटेंगे, आपस में बांट देंगे कि ये ज्यादा त्रुटि कर रहा है उसको अलग, वो कम त्रुटि कर रहा है उसको अलग? नहीं, यहाँ पर भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप उन्हें कक्षा में बांट नहीं सकते। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। क्या अधिगम सिर्फ त्रुटि को सही करने के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। देखिए, दंड अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, ये कभी नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, दंड, सजा, ये सब इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। या पुरस्कार, ये भी अपने आप में निगेटिव वर्ड है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रटना भी एक निगेटिव वर्ड है, याद रखना है। तो क्या होता है? त्रुटियों का विश्लेषण करने से क्या होगा? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। यानी कि अगर आप बच्चे की त्रुटि को समझेंगे तो आप अपना जो टीचिंग प्लान है वो अच्छे से बनाएंगे और आपको भी उससे बहुत कुछ समझ में आएगा कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो देखिए मेरे मित्र, मेरे भाई, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीटेट में दोहराया गया है, बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? यानी कोई बच्चा, किसी बच्चे को आप अभिप्रेरित कैसे करेंगे, उसके अंदर मोटिवेशन कैसे लाएंगे कि वो पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई छोड़े नहीं। यानी कि किसी बच्चे को मोटिवेट कैसे करेंगे, है ना? तो बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर आप उसे मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान क्रियाकलाप भी नहीं दे सकते। बहुत, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप में निगेटिव वर्ड हो जाएगा। यंत्रवत याद करने पर, याद भी आपको अभी अभी मैंने बताया यानी निगेटिव वर्ड है, ये आंसर कभी नहीं होगा। दंड देना भी निगेटिव वर्ड है, ये आंसर कभी नहीं होगा। प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना, हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि उनके लक्ष्यों पर जोर दे सकते हैं ताकि वो अभिमुखी बने, मतलब पढ़ाई की ओर ध्यान दे, अभिमुख हो, झुके उनकी तरफ। तो अधिगम की प्रेरणा कायम इसी तरह से रखी जा सकती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शर्मिंदगी क्या होता है? आपको बताना है शर्मिंदगी से बच्चे में क्या आएगा। बच्चे को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। यानी कि बच्चे को आपने क्लास में क्या किया? नीचा दिखा दिया। बच्चे को क्लास में आपने कोई बात बोलकर नीचा दिखा दिया, तो क्या वो प्रभावशाली होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप उसे शर्मिंदा करेंगे तो वो अपने आप में ओछा महसूस करेगा, नीचा महसूस करेगा और उसके अंदर जो भावना पढ़ने की है वो भी बुझ जाएगी। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहता है बच्चे के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। यानी कि शर्मिंदगी के भाव को बार बार पैदा करेंगे आप विद्यार्थी के अंदर? बिल्कुल नहीं, इससे तो निगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा। बारंबार अपने आप में निगेटिव वर्ड है। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध है। बच्चे को अगर ज़्यादा आप शर्मिंदा करेंगे तो बच्चा जो है इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके शिक्षण पर इसका असर पड़ेगा, है ना? उसके बाद
क्या कहा जा रहा है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यही तो मैंने आपको अभी भी बताया मित्रों, अभी मैंने यही तो बताया कि शर्मिंदगी ज़्यादा अगर बच्चे में आप लाएंगे, ज़्यादा शर्मिंदा करेंगे उन्हें, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा बच्चे पर, उसके शिक्षण पे असर पड़ेगा, उनकी अधिगम कौशल पर असर पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब सीडीपी की क्लास हो रही थी कि कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है, बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना ये तो कट गया। बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। सब कुछ तो बच्चा ही है, बच्चा ही भगवान मान के आपको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को भगवान मानकर ही बच्चे को पढ़ाना है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने आप में खोज करने की क्षमता रखते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो कैसे होगा ये, तो बच्चे अपने आप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए कौन सी धारणा अच्छी है, कौन सी धारणा अच्छी है। तो देखिए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बात हुई भाई, प्रयास करेंगे तभी तो कुछ मिलेगी सफलता। कोई बच्चा शुरू में 2 जोड़ 2 नहीं जानता, प्रयास करता है, 2 जोड़ 2 3 लिख देता है, फिर बाद में प्रयास करके वो सीखता है कि 4 होगा भाई। असफलता अनियंत्रित है, क्या बात करते हो, असफलता अनियंत्रित कैसे है। असफलता को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, ये भी नहीं होगा। फिर कहता है योग्यता सुधार है, योग्यता में सुधार कर सकते हैं। इसमें है योग्यता अटल है, योग्यता यानी स्थिर रहती है। क्या भाई आपकी योग्यता स्थिर है, आप बचपन में कमजोर थे तो क्या आप अभी भी कमजोर हो, बिल्कुल नहीं। योग्यता बदलती रहती है, मतलब योग्यता में सुधार होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। यानी कौन सी ऐसी परिपाटी है जो विद्यार्थियों में संकल्पना की समझ को बढ़ाएगा, संकल्पना की समझ को बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों, मेरे मित्र, क्वेश्चन समझिए तभी आंसर निकलेगी। तो बारंबार परीक्षा नहीं भाई, परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाया जाता। अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित, प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धा के लिए विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता। संकल्पनात्मक समझ अगर बढ़ाना है, संकल्पना, किसी भी विषय वस्तु की संकल्पना, जैसे कि गणित की संकल्पना है ना, गणित की संकल्पना समझाना है तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको प्रतिस्पर्धा कराएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल नहीं भाई। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये शिक्षा शास्त्र होता है वो बिल्कुल बाल केंद्रित होता है, बच्चे को भगवान माना जाता है तो बाल केंद्रित होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा कट गया, ये भी कट गया। बारंबार परीक्षा भी नहीं हो सकती, तो अन्वेषण और संवाद इसका सही जवाब है। जब हम बच्चे से संवाद करेंगे तभी उसके अंदर संकल्पना की समझ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होगी कठिनाई भैया बताइए। अधिगम सामाजिक संदर्भ में, बिल्कुल नहीं। अधिगम अगर समाज के संदर्भ में होगा तो बच्चा सीखेगा, बच्चा देखेगा वो हमारे चाचा है, वो हमारे भतीजा है, वो ये काम करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं, ये सही है, ये गलत है ना। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु को अगर अनेक रूपों में प्रस्तुत करेंगे तो क्या ये बच्चे के लिए सही नहीं होगा, ये तो सही होगा भाई, कठिन क्यों होगा, है ना। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, अगर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को सीखने में निश्चित ही कठिनाई होगी, बिल्कुल कठिनाई होगी अगर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चा उस वक्त इस योग्य नहीं होता है कि अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर वो कोई चीज़ की संकल्पना को समझ पाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था पूछा जा रहा है, कौन सी होती है, ठीक है। तो अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, मेरे तरफ से वीवीआई लिख लीजिए, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ना। तो क्या कहता है, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं मतलब डर नहीं होना चाहिए लोगों को। और संतुलित उत्तेजना मतलब उत्तेजित होना है, ठीक है, उत्तेजित होना अच्छी बात है, लेकिन संतुलन में ज़्यादा उत्तेजित हो जाने से अधिगम पर इफेक्ट पड़ेगा। कहता है कोई उत्तेजना नहीं भाई, उत्तेजना नहीं रहेगी आपके अंदर, वो मोटिवेशन आपके अंदर नहीं रहेगा, बच्चे के अंदर नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अब बच्चे के अंदर थोड़ा भय भी रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है कोई भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। उच्च उत्तेजना मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निम्न उत्तेजना बहुत कम उत्तेजना, यानी कि अब इतना भी ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है कि वो बेसिक चीज़ों को भूल जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, सब कुछ संतुलित अवस्था में होगी, संतुलित उत्तेजना और कोई डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बच्चे की विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, बच्चा अपने आप में बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है, दूसरों से भिन्न होता है, तो इसको किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? कहता है ना आनुवंशिकता न पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर। बिल्कुल भाई, आनुवंशिकता पर तो बच्चा निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर उसमें चेंज आता है, पर्यावरण के अनुसार वो ढलता है, तो कैसे नहीं होगा, ये तो होगा। ठीक है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, है ना, तो क्या होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। उसके बाद कहता है केवल आनुवंशिकता पर या केवल पर्यावरण पर। देखिए एक सिंपल सी बात याद रखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है बच्चों के अंदर, उसमें आनुवंशिकता और उसके बाद पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए इससे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और चिंतन सोच का विचार दिया है। सबसे पहली बात इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर इस तरह का काम हो रहा है ना, वो क्या कर रही है, स्वयं से बात कर रही है, स्वयं से मतलब खुद से बात कर रही है। तो स्वयं से बात करना मतलब स्वयं नियमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वयं नियमन, मतलब खुद से वो एक नियम बना रही है, खुद से बात कर रही है कि वो किस लेवल पर कार्य करके प्रगति कर सकती है, प्रगति हासिल कर सकती है, सक्सेस हासिल कर सकती है। तो खुद से बात कर रही है ना, तो ये हो जाएगा स्व नियमन के बारे में। किसके बारे में, स्व नियमन के बारे में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अगर आप कॉपी चेक करने जाओगे कल दिन टीचर बनके, तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होगा, बच्चे का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पाठ्यपुस्तक वितरण के उच्च अंक। देखिए कभी भी मूल्यांकन यानी कि टेस्ट जिसको आप बोलते हो, टेस्ट का ये लक्ष्य नहीं होता है कि अंक को आप देखो, अंक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, या ग्रेड अगर आ जाए, ग्रेड भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अंक, ग्रेड ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसको ऐसे काट दो आप। विद्यार्थियों को नामांकित करना बिल्कुल नहीं। आप मूल्यांकन सिर्फ नाम लिखाने के लिए नहीं कराते हो विद्यार्थी का। मूल्यांकन मतलब विद्यार्थी के अंदर क्या है, वो कितना जानता है, किसकी कमी है, ये होता है पता करना, है ना, ये भी नहीं होगा। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। आप ना विद्यार्थियों को कभी विभाजित कर ही नहीं सकते क्लास में, चाहे वो रंग, धर्म, जाति या IQ लेवल, या तो फिर कोई विद्यार्थी तेज है, कोई विद्यार्थी कमजोर है, आपको विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी नेगेटिव हो गया। तो सही क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरत को समझिए, पहचानिए, उनकी आवश्यकताओं की पहचान कीजिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष करते देख। कोई गतिविधि हो रही थी, कोई काम करने दे दिया गया था बच्चे को और छात्र संघर्ष कर रहा था। एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। छात्रों में प्रत्याहार, निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, बिल्कुल नहीं। छात्र क्यों भाई, निकास प्रवृत्ति उसमें क्यों आएगा, क्या, क्यों, कैसे, वो उसको कुछ क्या करेगी, इशारे करेगी, मतलब कुछ मदद करेगी साइड से, वो उनको, है ना, इशारे करेगी। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, नहीं, उनका इशारा जरूर कुछ ना कुछ काम तो करेगा, है ना। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, तो ये हो सकता है क्या, नहीं, बच्चे को निष्प्रेरित क्यों करेगा भाई, इशारा कर रहा है बच्चे की मदद, और शिक्षक होते ही हैं बच्चों की मदद करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो अध्यापिका है वो बच्चों की मदद कर रही है, तो अनुप्रेरित या निष्प्रेरित तो नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगा, एक संरचना का काम करेगा। विद्यार्थियों को कुछ हिंट्स मिलेगा और वो उस गतिविधि को क्या करेगा, पूरा करेगा और कुछ सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन क्या होने लगा, रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बताइए, अगर आप ये बोलते हैं कि लड़कियों की तरह ये मत करो, लड़कों की तरह ये मत करो, ये क्या है, जेंडर पक्षपात है। क्या है, जेंडर पक्षपात है। तो पिता का यह कथन, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो लैंगिक भेदभाव को बढ़ा रहा है। मतलब लड़कियों की तरह मत रहो, मतलब आप लड़कियों को नीचा दिखा रहे हो, लड़कियों को समाज में कम आंक रहे हो आप, बिल्कुल नहीं हो सकता। भेदभाव को कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, तो क्या लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, ये बताइए, लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, नहीं। लैंगिक समानता की बात रहती तो बोला जाता लड़कियां और लड़कियां दोनों बराबर हैं, ये नहीं कहा जाता कि लड़कियों की तरह मत रहो। लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है या लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है, ये बात आपको बताना है।
क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है, चुनौती नहीं देना, चुनौती देता तब तो ठीक रहता वो, है ना। लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। लड़के लड़कियों में आप अंतर नहीं कर सकते आज के समय में, आप ये नहीं बोल सकते कि लड़का वो कर सकता है लड़की नहीं कर सकती, आप कभी नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंक, अभी हमने बताया आपको, अंक जैसे ही आया या जैसे ही ग्रेड आया वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, कभी नहीं होगा वो, ये ऑप्शन को देखते ही काटो, है ना। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, अटल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, कुछ अटल नहीं होता। आप अलग अलग गतिविधि अलग अलग तरीके से बच्चे को समझाएंगे, अटल कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, है ना, कंपटीशन भी आप नहीं करवा सकते विद्यार्थियों के बीच में, है ना। तो क्या हो जाएगा सही? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए, पूछने का मौका दीजिए, कुछ बोलने का मौका दीजिए, जो मौका वो मांगे उन्हें मौका दीजिए। ये होता है आपका प्रगतिशील कक्षा, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप पढ़िए और इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त, जरूर दीजिएगा, सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, मतलब कोई काम इसीलिए करना कि दूसरा इसे अच्छा मानता है कि हाँ भाई करो तुम ये काम, सिर्फ इसीलिए करना नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, ये बताइए। तो ये एक तरह से प्रथा हो गया ना, किसी काम को इसलिए करना क्योंकि दूसरा लोग बोलता है कि हाँ ये अच्छा काम है आप इस काम को करो, तो ये क्या हो गया? प्रथा पूर्व हो गया, प्रथा पूर्व, सॉरी 1 मिनट 20 है तो हाँ ठीक, प्रथागत हो गया, प्रथा पूर्व नहीं प्रथागत, मतलब कोई दूसरा इसको अच्छा मानता था आज, कल कोई दूसरा इसे अच्छा मानता था कल, आज आप भी उस काम को अच्छा मान रहे हो, मतलब एक तरह से प्रथा, आप पुरानी प्रथा को मान रहे हो। तो ये कौन काम हो गया? ये हो गया प्रथागत काम, कोई दूसरा अच्छा कहता है इसीलिए आप कर रहे हो, कोई दूसरा पहले कुछ करता था अच्छा इसीलिए आज आप कर रहे हो, तो आप प्रथापूर्ण काम कर रहे हो ना, तो प्रथागत कथा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में सक्षम रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सीटेट के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है मिलते रहिए हमसे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।